एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के क्या क्या मोड्स होते हैं एंड उनकी क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने कंट्री की बाउंड्रीज से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है, अपने ऑपरेशंस करती है, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। अब मोड्स टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वो डिफरेंट मेथड्स जो एक कंपनी यूज कर सकती है अपने ऑपरेशंस को दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में करने के लिए, दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज़ द मोड्स टू एंटर इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो मोड्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि जो कंपनी है वो कैसे अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनल मार्केट्स में करेगी, कितना इन्वेस्ट करेगी, कैसे जो है रिस्क लेगी, कितना रिस्क लेगी, कैसे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में एंड कितना रिटर्न उसको मिलेगा। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के बहुत सारे मोड्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। हर मोड की अपनी एडवांटेजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं। इन मोड्स को अंडरस्टैंड करना एक बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में करना चाहते हैं। बिकॉज अगर सही मोड चूज़ किया तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड गलत मोड के थ्रू अगर कोई कंपनी एंटर करती है इंटरनेशनल बिजनेस में तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के मोड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ट्रेड मोड, कॉन्ट्रैक्ट मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। ट्रेड मोड में बात करेंगे एक्सपोर्ट की एंड एक्सपोर्ट के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट की। देन काउंटर ट्रेड। कॉन्ट्रैक्ट मोड में लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्न की प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। इन्वेस्टमेंट मोड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 4 तरीके से होती है: ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक अलायंस, मर्जर एंड एक्विजिशन। फर्स्ट बात करेंगे एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट क्या होता है? द एक्ट ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली इन अदर कंट्रीज। मतलब जब कोई कंपनी अपने खुद के होम कंट्री में बनाए हुए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में सेल करती है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है सबसे सिंपल एंड सबसे ट्रेडिशनल तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी कंपनी के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करने के लिए। बिकॉज कंपनी जो है पहले अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को दूसरे कंट्रीज़ में ऑफर करके देखती है कि क्या उनके प्रोडक्ट की, क्या उनके सर्विस की वहाँ पर डिमांड है। अगर डिमांड है देन उसके बाद वो फर्दर अपने ऑपरेशंस को वहाँ पर एस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, तो एक टाइप से मार्केट टेस्टिंग का काम एक्सपोर्ट के थ्रू कंपनीज कर लेती हैं। रिक्वायर्स, अब एडवांटेजेस में क्या आएगा? इट रिक्वायर्स लेस फाइनेंशियल कमिटमेंट। इसमें कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज कंपनी जो जस्ट अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री की मार्केट में सेल कर रही है, वो अपने ऑपरेशंस वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर रही है। मिनिमाइज एक्सपोजर टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क इन द होस्ट कंट्री। जो दूसरा कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, वो जो है कंपनी को इफेक्ट बहुत कम करती हैं। अलाउज बिजनेस टू चेक डिमांड एंड गैदर मार्केट इनसाइट्स। इससे क्या होता है, बिजनेस जो है ये चेक कर सकता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड है नहीं है, कस्टमर वहाँ पे क्या चाहते हैं, ताकि वो जो है आगे की प्लानिंग कर सके कि जाना है इस मार्केट में, नहीं जाना है, जाना है तो किस तरीके से जाना है, क्या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसको जो है एक मार्केट इंसाइट यहाँ पे मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें जो है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट्स को जो है होम कंट्री से होस्ट कंट्री जो है ले जाया जाता है। लोकल एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कंपनी को डिपेंड रहना पड़ता है, जिससे कि कंपनी जो है अपने खुद के ऑपरेशंस पे वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर जो एजेंट है वो अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू वहाँ पे काम करेंगे। एक्सपोजेस बिजनेस टू टैरिफ्स एंड कस्टम ड्यूटीज़। अब प्रोडक्ट्स, किसी भी सामान को हम किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर हमें कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे कि जो है उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के ही 2 टाइप्स हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो कंपनी है वो डायरेक्टली जो है अपने प्रोडक्ट्स को ओवरसी कस्टमर को सेल करती है, मतलब फॉरेन मार्केट्स में सेल करती है अपने खुद के एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड जो एजेंट्स होते हैं वो कंपनी के खुद के होते हैं, कंपनी के खुद के एम्प्लॉय होते हैं, वो थर्ड पार्टी नहीं होते हैं। दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब कंपनी
एंड कस्टमर, ठीक है, बीच में कोई नहीं आया, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड जो एजेंट्स हैं वो कंपनी के खुद के हैं, मतलब खुद के ही पार्ट्स हैं। द कंपनी इटसेल्फ बियर द रिस्क, कंपनी सारा का सारा रिस्क खुद बियर करेगी। एंड जनरली ये जो मोड है ये तब यूज़ होता है जब जो गुड्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जिनमें बहुत हैवी कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मशीनरीज वगैरह के लिए। एडवांटेजेस क्या होती हैं? डायरेक्टली हैंडल्स एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ अलाउिंग फॉर ग्रेटर प्रॉफिट मार्जिन। अब कंपनी अपना सारा का सारा काम खुद हैंडल कर रही है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी का खुद का होगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। मेंटेन्स मोर कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़ इन द फॉरेन मार्केट, कंपनी अपनी मार्केटिंग अपनी सेल एक्टिविटी खुद करेगी तो पूरा पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होगा। बिल्ड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, अब कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई नहीं आए तो कंपनी और कस्टमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जिससे कि कंपनी जो है कस्टमर के से फीडबैक ले पाएगी उसका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को अपने सर्विसेज को मॉडिफाई कर पाएगी, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन करेगी, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगा। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज़ करेगा, जो एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है एक कंपनी के लिए। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है? अब देखिए, कंपनी को सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करने पड़ेंगे, मार्केटिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के एंड कस्टमर सर्विस के, जिससे कि उसको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़ टू मैनेज एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की, मैनेजिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन हाउस कंपनी को चाहिए होंगी। इंटेल्स कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल चैलेंजेस इन सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, एक कंट्री से प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई चेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसके भी जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं वो कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। देन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है? जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में एक इंटरमीडिएरी की हेल्प से सेल करती है, ठीक है, मतलब कि जो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं बीच में, वो कंपनी के खुद के नहीं होते, वो थर्ड पार्टी होते हैं। मतलब कंपनी दैन डिस्ट्रीब्यूटर, जो एजेंट्स वगैरह हैं फॉरेन में, वो एंड कस्टमर। इन एजेंट्स में डिफरेंट कौन कौन होते हैं? फॉरेन एजेंट्स हो गए, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हो गए, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं। जब हम इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। जो इंटरमीडियरीज हैं वो भी यहाँ पे रिस्क को बियर करती हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट में सारा रिस्क कंपनी बियर करती है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में जो रिस्क है वो इंटरमीडियरीज भी बियर करती हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कंज्यूमर गुड्स के लिए सुटेबल होती है, जो कि लो कॉस्ट आइटम्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है मार्केट में, कि कंपनी खुद से जो है कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, तो वो इंटरमीडियरीज का यूज़ करती हैं। एडवांटेजेस क्या है? रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज कंपनी का जो रिस्क है वो इंटरमीडियरीज भी शेयर करती हैं। सिंप्लीफाई एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ सिंप्लीफाई हो जाती हैं, बिकॉज इंटरमीडियरीज जो है वो एक्सपर्ट होती हैं इस काम को करने में, है ना। बेनिफिट्स ऑफ लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी जो है वो उसी दूसरे कंट्री के मार्केट से ही होती है, तो उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो एक्सपर्ट होती हैं इस काम के अंदर, तो इसका बेनिफिट जो है कंपनी को मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंपनी जो है, देखो उसकी जो एडवांटेजेस थे वो ये इसकी डिसएडवांटेजेस बन के आ गई हैं। इसमें क्या होगा? जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर कंपनी का कम कंट्रोल रहेगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जो एजेंट्स हैं जो फॉरेन, वो ये काम करेंगे। इंटरमीडियरीज टेक अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अब देखिए पूरा प्रॉफिट जो है कंपनी को नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटरमीडियरीज भी उस प्रॉफिट से शेयर लेंगी। लैक ऑफ क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप, अब कस्टमर एंड कंपनी के बीच में आ गई है, जो फॉरेन एजेंट्स हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैं, ये थर्ड पार्टीज़ आ गई हैं, तो कंपनी जो है क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी कस्टमर के साथ। अब बात करते हैं काउंटर ट्रेड की। काउंटर ट्रेड क्या होता है? इसको आप छोड़ भी सकते हो अगर आप चाहते हो, नहीं समझ में आए तो। अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनीज, द कंट्रीज एक्सेट्रा दैट हैज़ अ रिक्वायरमेंट टू इम्पोर्ट एज अ कंडीशन टू एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसमें कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। मतलब कि एक कंपनी है ए, ठीक है, और एक कंपनी है बी, दोनों अलग अलग कंट्रीज से, बिकॉज हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब ए कंपनी चाहती है बी को कुछ सामान सेल करना, मतलब कि एक्सपोर्ट करना, तो बी यहाँ पे कंडीशन रख देगी कि ठीक है, आई एम रेडी टू बाय फ्रॉम यू बट यू हैव टू बाय फ्रॉम मी एज वेल। मतलब कि मैं तो तुमसे खरीद लूँगी बट तुम्हें भी मुझसे बदले में सामान ही खरीदना पड़ेगा, मतलब कि ए को भी उसके एक्सपोर्ट के बदले में इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ काउंटर ट्रेड। इसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बिना कैश के, मतलब बिना करेंसी के एक्सचेंज होते हैं, बिकॉज गुड्स के बदले गुड्स। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स सच एज बार्टर, काउंटर परचेज, ऑफसेट एक्सेट्रा, इसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं। इसमें जो ट्रेड होता है
वो बिना करेंसी एक्सचेंज के होता है। ऐसी कंडीशंस में जब करेंसी एक्सचेंज करना सुटेबल नहीं है कंपनीज़ के लिए, वो इस मेथड का यूज़ करती हैं। देखिए जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, एक हिपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, और डॉलर भी मार्केट में खूब चलता है, तो हम इंडियन रुपीज़ को डॉलर के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। बट अगर हम बात करें कुछ ऐसी करेंसीज़ की, लाइक ईरान की, इराक की, इनकी करेंसी है, लाइक इराक की करेंसी जो है वो दिनार है। अब दिनार को और जो मार्केट है उसमें ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जो कोई इंडियन कंपनी है अगर वो इराक की किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है तो वो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रुपी और दिनार को एक्सचेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा ऐसा करना, ठीक है। देन एडवांटेजेस की बात करें तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है करेंसी एक्सचेंज से एसोसिएटेड। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बिल्डिंग होती है, क्योंकि दोनों कंपनी जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, दोनों कंपनी आपस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय कर रही हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसमें क्या होगा कि देखिए अगर हम किसी भी सामान की, किसी भी गुड्स की वैल्यू अगर हम कैश में लेते हैं तो ये सही तरीका होता है कि हम उसको अच्छे से वैल्यू कर पाएँ। लेकिन अगर हम उसको कैश में तो वैल्यू कर ही नहीं रहे हैं तो हम उसको कैसे वैल्यू करेंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड में नॉट ऑलवेज बी इमीडिएटली यूजेबल और मार्केटेबल। ऐसे में जो गुड्स रिसीव होते हैं कंपनी को वो कई बार मार्केटेबल और इमीडिएटली यूजेबल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बी तो एक्सपोर्ट, बी को तो वो सामान चाहिए ए से, बट ज़रूरी थोड़ा ना कि ए कंपनी को भी वो सामान चाहिए बी से। अब वो वहाँ पे उस सामान को कैसे यूज़ करेगी, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये बहुत बड़ा लॉस कंपनी को हो सकता है कि वो जो सामान है वो उसको यूज ही नहीं कर सकते, उसको लेना पड़ गया जस्ट। देन अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मोड्स की। लाइसेंसिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर वन कंपनी द लाइसेंसर ग्रांट्स अनदर कंपनी द लाइसेंसी द राइट टू यूज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क और टेक्नोलॉजी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लाइसेंसिंग में क्या होता है, एक कंपनी जो है दूसरे कंट्री में किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को लाइसेंस दे देती है, उसको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल कर देती है कि भाई तुम इस प्रोडक्ट को इस कंट्री की मार्केट में प्रोड्यूस कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो, या फिर मेरे ब्रांड नेम को यूज़ कर सकते हो, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में जो है जनरली कंपनीज तब यूज़ करती हैं जब वो जस्ट अपने प्रोडक्ट को, अपनी किसी टेक्नोलॉजी को, अपने किसी इनोवेशन को जो है दूसरे कंट्रीज़ की मार्केट में ले जाना चाहती हैं, अपने एंटायर बिजनेस को वहाँ पे नहीं ले जा रही हैं, ठीक है। फॉर जनरली जो फार्मास्यूटिकल, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक एंड बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं वो इस तरीके को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी, ठीक है, एक फेमस इंडियन कंपनी है, उसने एक मेडिसिन बनाई, उसने एक मेडिसिन इन्वेंट करी है। अब वो चाहती है कि मैं इस मेडिसिन को जो है यूएसए के मार्केट में भी सेल करूं। अब ये कंपनी लाइसेंसिंग में क्या करेगी, यूएसए का जो मार्केट है उसमें एक सुटेबल कंपनी या फिर एक सुटेबल लगा एक पर्सन को ढूंढेगी। जनरली यहाँ पे तो कंपनी ही काम आएगी, तो कंपनी को ढूंढेगी जो कि एग्जिस्टिंग वहाँ पे मेडिसिन की ही कंपनी है। जैसे कि मेडिसिनी लगा लो उस कंपनी का नाम। अब मेडिसिनी कंपनी को वो राइट दे देगी कि भाई तुम इस मेडिसिन को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती हो एंड यहाँ पे सेल कर सकती हो, ठीक है, दैट इज़ लाइसेंसिंग। एंड उसके बदले में जो मेडिसिनी है वो डॉक्टर रेड्डीज़ एंड लेबोरेटरी को टैक्स, एक काइंड ऑफ टैक्स नहीं, रॉयल्टी पे करेगी, रॉयल्टी फ़ी पे करेगी, दैट इज़ लाइसेंसिंग। एडवांटेजेस क्या होती हैं, बहुत मिनिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को बहुत कम फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे फेस करना पड़ता है, बिकॉज मेडिसिनी का मार्केट है, मेडिसिनी का रिस्क है, मेडिसिनी को सारा काम करना है, और डॉक्टर रेड्डीज़ एंड लेबोरेटरी को तो अपनी फिक्स रॉयल्टी यहाँ पे मिलेगी। इनेबल्स क्विक मार्केट एंट्री थ्रू लोकल पार्टनर्स। अब मेडिसिनी यहाँ पे लोकल है तो एक क्विक मार्केट एंट्री जो है इसके प्रोडक्ट को मिल जाएगी, डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के प्रोडक्ट को। प्रोवाइड स्टेडी इनकम थ्रू रॉयल्टी एंड लाइसेंसिंग फीस, एक स्टेडी इनकम मिलेगी कंपनी को, ठीक है, लाइसेंसिंग फीस की, रॉयल्टी की। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कंपनी का जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस पे बिल्कुल लिमिटेड कंट्रोल होता है, बिकॉज जो डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है वो उस मेडिसिन को कैसे प्रोड्यूस करी है, मेडिसिनी कैसे उसको मार्केट करी, कैसे उसको सेल करी है, उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकती है। रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और मिसयूज। अब यहाँ पे कंपनी को ये थ्रेट होता है, ये डर होता है कि कहीं उसके आईपी राइट का मिसयूज़ ना हो जाए। और जनरली ऐसा भी हो सकता है कि जो लाइसेंसी है, मतलब कि जो जिसको वो लाइसेंस करी है वो एज अ कॉम्पिटिटर ही मार्केट में आ जाए, बिकॉज
यहाँ पे कंपनी ने देखो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने अपना पूरा इनोवेशन इसके साथ शेयर कर दिया, तो इसको सिखाना पड़ेगा कि कैसे जो मेडिसिन ये बनी है, तो उस मेडिसिन को मॉडिफाई करके उसमें फर्दर डेवलपमेंट करके जो है ये कंपनी कुछ नया और मार्केट में ला सकती है जो कि इसके डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के प्रोडक्ट को टक्कर देगा। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पे आ सकता है। फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग की तरह ही होता है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो फ्रेंचाइजर है मतलब जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी को आईपी राइट ग्रांट नहीं करती है, बल्कि एक राइट ग्रांट करती है जिसमें कि वो फ्रेंचाइजर का पूरा जो ब्रांड है, पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसको यूज़ कर सकता है। मतलब पूरा जो एंटायर बिजनेस मॉडल है वो सारा का सारा जो है वो ग्रांट किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। ठीक है, अब ए कंपनी लगा लो इंडिया से है, बी कंपनी यूएसए से है। अब जो ए कंपनी है वो बी कंपनी को राइट ग्रांट कर देगी कि भाई तुम मेरे बिजनेस मॉडल को यूज़ करके, मेरे ब्रांड नेम को यूज़ करके यहाँ पे यूएसए में ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल को भी ऐसा राइट ग्रांट किया जा सकता है, दैट इज़ फ्रेंचाइजिंग। इसमें ये जो ए है जो राइट ग्रांट कराए दैट इज़ फ्रेंचाइजर, एंड जो बी है वो है फ्रेंचाइजी। इसमें फ्रेंचाइजी को एक फ़ी पे करनी पड़ती है, एक लमसम अमाउंट पे करनी पड़ती है स्टार्टिंग में फ्रेंचाइजर को, एंड टाइम टू टाइम जो प्रॉफिट है उसका शेयर भी देना पड़ता है फ्रेंचाइजर को। जैसे फास्ट फूड चेन्स होती हैं, मैकडोनल्ड, रेमंड जो कि एक लीडिंग इंडियन टेक्सटाइल ब्रांड है, वो यूज़ करते हैं फ्रेंचाइजिंग मेथड को। एडवांटेजेस क्या होती हैं, रैपिड मार्केट एक्सपेंशन यहाँ पे होता है विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जो कैपिटल है वो कौन, फ्रेंचाइजी इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, एंड ऑल्सो फ्रेंचाइजी जो हो वहाँ पे जनरली ऑलरेडी एस्टेब्लिश एंटिटी होती है, तो रैपिड प्रेजेंस हो जाती है। फ्रेंचाइजीज हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ देयर फ्रेंचाइजी का जो है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, बिकॉज वो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट यहाँ पे होगा। जनरेट्स ऑनगोइंग रिवेन्यू थ्रू फ्रेंचाइजी फ़ी एंड रॉयल्टी, कंपनी को जो है ऑनगोइंग रिवेन्यू मिलेगा फ्रेंचाइजी फ़ी से, रॉयल्टी से, एंड ऑल्सो प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट बना रहा है। अब कई बार क्या होते हैं, जो कंपनीज होती हैं कुछ ब्रांड कॉन्शियस होती है। ब्रांड कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि वो अपने ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट होती हैं कि जो चीज़ मैं इस कंट्री में ऑफर कर रही हूँ वैसी ही क्वालिटी, वैसा ही सब कुछ दूसरे कंट्री में भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को मेंटेन करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अब फ्रेंचाइजी को यहाँ पे ट्रेन करना पड़ेगा, उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी होगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होगी। डिस्प्यूट्स बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी कैन अराइज। फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी में डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। अब फ्रेंचाइजर कुछ और चाहे, फ्रेंचाइजी कुछ और चाहे, तो उनकी बातें, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वेयर अ कंपनी द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू फुल्ली डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड इक्विप अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस फैसिलिटी एंड टर्न द प्रोजेक्ट ओवर द परचेजर व्हेन इट्स रेडी फॉर ऑपरेशन फॉर अ फी। देखिए ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं ये इसको एक जनरल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। देखिए अगर मान लो कोई इंडियन कंपनी है, वो यूएसए के मार्केट में जाना चाहती है, तो उसको उस मार्केट में एक ऑपरेशन फैसिलिटी की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, मतलब कि एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, एक बिल्डिंग की, ठीक है, या फिर अगर वो कुछ भी काम करिए एक फैक्ट्री के, कुछ तो उसको चाहिएगा वहाँ पे काम को करने के लिए। अब एक तो तरीका ये है कि कंपनी जो है वो वहाँ पे जाके खुद जो है अपना सेटअप एस्टेब्लिश करे, और दूसरा तरीका ये है कि वहाँ से वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर ले। अब इस तरीके में टर्नकी प्रोजेक्ट में यही है कि कंपनी क्या करती है, दूसरे कंट्री में जिसमें वो जा रही है वहाँ से किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है, जो कि उस कंपनी के लिए ऑपरेशनल जो फैसिलिटी है उसको बना देता है, उसको एस्टेब्लिश कर देता है, ताकि कंपनी सीधी वहाँ पे जाए, की को टर्न करे एंड अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सके। दैट इज़ टर्नकी प्रोजेक्ट। जनरली जो ऑयल गैस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं, मतलब जिनमें हैवी मशीनरी, हैवी सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी कंडीशंस में जो कंपनी होती हैं वो इस तरीके को यूज़ करती हैं, वो फ़ौरन से किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती हैं अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करने, अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए, जिससे कि वो सीधा वहाँ पर जाके ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकें। इसके बदले में जो कंपनी है वो
उस कॉन्ट्रैक्टर को एक लमसम फ़ी पे कर देती हैं और सारा का सारा काम कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा। एडवांटेजेस क्या होती है, इमीडिएट प्रेजेंस मिल जाती है बिकॉज एक फुल्ली ऑपरेशनल फैसिलिटी कंपनी को मिल रही है। अवॉइड्स कंस्ट्रक्शन एंड सेटअप रिस्क, कंस्ट्रक्शन करते हुए उसको सेटअप करते हुए बहुत सारे रिस्क होते हैं वो भी अवॉइड हो जाते हैं बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर उन रिस्क को मैनेज करेगा। बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स लोकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वहाँ का लोकल होता है, वो उस काम में एक्सपर्ट होता है, तो इसका बेनिफिट कंपनी को मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, मतलब कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, कंपनी को बहुत लमसम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी पड़ती है एंड ऑल्सो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन भी इन्वॉल्व होगा। कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड्स आफ्टर प्रोजेक्ट हैंडओवर, सो नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप सिर्फ ऑपरेशनल फैसिलिटी के बनने तक का है, उसके बाद दोनों अलग अलग। पोटेंशियल फॉर प्रोजेक्ट डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स एज कॉन्ट्रैक्टर विल ऑल्सो इन्वॉल्व हिज प्रॉफिट मार्जिन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। नाउ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, ये टर्नकी प्रोजेक्ट की तरह ही है। इसमें क्या होता है, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर अ कंपनी द क्लाइंट हायर्स अनदर कंपनी द कॉन्ट्रैक्टर टू मैनेज एंड ओवरसी अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट और द एंटायरिटी ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन मार्केट। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरी कंट्री के किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, चाहे तो मतलब इसको पूरा का पूरा मैनेज करा लेती है या फिर उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट मैनेज करा लेती है। जनरली कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, समझ में नहीं आया होगा आई थिंक। देखिए जैसे कि प्रॉपर्टी डेवलपर के काम में हम देखते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, मान लो कोई इंडियन कंपनी है, वो जा रही है जापान के मार्केट में, वहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम उसको करना है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है। वो कंपनी क्या कर सकती है कि वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर ले, भाई साइट सेलेक्ट करके दे देना मेरे को, कि मेरे को लोकेशन बता देना जहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश कर सकूँ, बढ़िया लोकेशन। अब साइट सिलेक्शन का काम कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा और बाकी काम कंपनी करेगी, ठीक है। दैट इज़ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब एक छोटा सा जनरली एक छोटा सा पार्ट ही दिया जाता है, पूरा प्रोजेक्ट कंपनीज ईजिली हैंड ओवर नहीं करती हैं। एडवांटेजेस क्या होंगी, कंपनी को जो है एक्सेस मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर की स्पेशलाइज नॉलेज की, उसकी एक्सपर्टीज़ की, ठीक है। देन जो नीड है इन हाउस एक्सपर्टीज़ की वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अब साइट सिलेक्शन के रिगार्डिंग कंपनी में एक्सपर्टीज़ की कमी थी, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, तो कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि उसके पास ऐसे पर्सोनल्स हों, ऐसे एम्प्लॉयज़ हों जो कि साइट सिलेक्शन में एफिशिएंट हो। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, कोऑर्डिनेट एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज अ चैलेंज टू द कंपनी। अब देखो कॉन्ट्रैक्टर भी अपना काम करेगा, कंपनी भी अपना काम करेगी, ठीक है, तो उन दोनों की क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करना साथ में, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। रिलायंस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस फॉर सक्सेस, कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कंपनी को। अब कॉन्ट्रैक्टर ने सही साइट चूज करके दी तो कंपनी का फ़ायदा है, एंड नहीं गलत साइट चूज करके दे दी, अच्छी साइट चूज नहीं करके दी, देन कंपनी का नुकसान है, बिकॉज कंपनी में तो इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, कंपनी ने वो काम खुद थोड़ी ना किया है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड हो गई। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, when a company chooses foreign direct investment as a mode to enter international business, it involves directly investing in facilities, equipment और operations in foreign country। FDI में क्या होता है, कंपनी जो हो किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करती, जस्ट अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करती, इवन दूसरी कंट्री की मार्केट में अपने ऑपरेशंस को ही एस्टेब्लिश कर लेती है, वहाँ की फैसिलिटीज़ में, वहाँ के इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In this approach, the company establishes a physical presence in the foreign market. Physical presence company establish करती है by way of strategic alliance, joint venture, merger and acquisition and greenfield investment, जिनको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ये उन कंपनी के लिए सुटेबल होता है जिनके पास अच्छे खासी तगड़ी फाइनेंशियल एबिलिटी होती है, जिनमें अच्छी मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छे से होता है और जिनमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी मैनेजरियल स्किल्स हैं कि वो फॉरेन कंट्री में अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर पाएँ और रिस्क को बियर कर पाएँ। एडवांटेजेस क्या होती हैं, इमीडिएट मार्केट एक्सेस कंपनी को मिलती है एंड सारा का सारा काम कंपनी खुद करे तो पूरा पूरा कंट्रोल कंपनी के हाथ में होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, दूसरे कंट्री के जो पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं वो कंपनी को फेस करने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली आप पूरा का पूरा ऑपरेशंस वहाँ पे सेट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज़ और ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब कि कंपनी एकदम जीरो से स्टार्ट करके अपने ऑपरेशंस को दूसरे कंट्री में एस्टेब्लिश करती हैं, स्टार्ट करती हैं, दैट इज़ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें कंपनी जो नई फैक्ट्री कंसिडर करती हैं, ऑफिसेज बिल्ड करती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डेवलप करती हैं,
पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेट करती हैं वहाँ पे, उसके बाद अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करती है, मतलब एकदम जीरो से काम स्टार्ट करती हैं। ये जो अप्रोच है उसमें कंपनी को पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है अपना काम करने में, एंड जो वहाँ के लोकल टेस्ट हैं, जो वहाँ के लोकल प्रेफरेंसेस हैं, उनको धीरे धीरे समझने में। ये उन कंपनी के लिए सुटेबल है जिनके पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अच्छी मैनेजर कैपेबिलिटी है, एंड जो ज़्यादातर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स करती रहती हैं। एडवांटेजेस क्या है? कंप्लीट कंट्रोल होता है ऑपरेशंस के ऊपर, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के ऊपर, कंपनी सारा काम खुद कर रही है यहाँ पे। एंड ऑल्सो कंपनी जो है वो वहाँ के मार्केट को अंडरस्टैंड करके साथ साथ जो है वहाँ पे उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक सुटेबल फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन कर सकती है। देन डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो गया। आप जीरो से काम स्टार्ट कर रहे हो और सारा काम एकदम स्टार्टिंग से करे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, एंड ऑल्सो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे बहुत होगी। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग मार्केट एक्सेप्टेंस एंड डिमांड, एंड मार्केट में क्या पता आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो नहीं हो, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे टेस्ट नहीं किया गया, सीधा ऑपरेशंस को एकदम जीरो से स्टार्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इससे भी कंपनी को लॉस हो सकता है अगर वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट को, उसकी सर्विस को, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया तो। देन बात करते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस की। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है? एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा कंपनीज़ के बीच में फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपनी जिनके म्यूचुअली बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हाथ मिला लेती हैं, भाई अब साथ में काम करेंगे, लेकिन अलग अलग विद रिमेनिंग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़, अलग अलग आइडेंटिटीज़ रह के, ठीक है, अलग अलग एंटिटीज़ रह के, मतलब पहचान दोनों की अलग अलग, लेकिन साथ काम करेंगी। इसमें क्या होता है? दोनों कंपनीज अपने अपने रिसोर्सेज को, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी टेक्नोलॉजी को साथ लेके आती हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें आई थिंक आपको एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है तो मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉफ़ी ब्रांड है, कोई भी फेमस कॉफ़ी ब्रांड हम मान सकते हैं, जैसे कि लेक्सा, हिपोथेटिकल एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। लेक्सा कोई फेमस कॉफ़ी ब्रांड है, बड़ा फेमस है, ठीक है। अब वो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है, ठीक है। इंडिया में एक एग्जिस्टिंग कंपनी है कोई, मान लीजिए टाटा बेवरेजेस, ठीक है, टाटा बेवरेजेस है। अब लेक्सा क्या करती है? लेक्सा एंड टाटा बेवरेजेस दोनों के म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई अच्छी कॉफ़ी जो है इंडिया के अंदर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब जो लेक्सा है उसने क्या किया? उसने टाटा के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लिया क्योंकि वो इंडियन मार्केट में आना चाहती है। तो टाटा ने और लेक्सा ने दोनों ने मिलके यहाँ पे काम किया। अब टाटा की कंपनी अलग है, लेक्सा कंपनी अलग है, बट काम वो दोनों मिलके करें। कैसे काम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, टाटा जो है यहाँ की लोकल एंटिटी है, इंडिया की मार्केट की इसकी प्रॉपर नॉलेज है, तो टाटा जो है वो बढ़िया कॉफ़ी बीन सोर्स कर सकता है ना कॉफ़ी के लिए, तो टाटा जो है बढ़िया कॉफ़ी बीन सोर्स करेगा, अच्छे कॉफ़ी बीन सोर्स करेगा इंडिया में। एंड दोनों टाटा एंड लेक्सा मिलके जो है उनको रोस्ट करने के लिए फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे, कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट करेंगे। उसके बाद लेक्सा एक फेमस ब्रांड है, लेक्सा के नाम से कॉफ़ी बीन्स को सेल किया जाएगा। एंड कॉफ़ी बीन को सेल कैसे किया जाएगा? अब देखिए, लेक्सा का तो यहाँ पे कोई नेटवर्क है ही नहीं रिटेल का, है ना, तो नेटवर्क किसका है यहाँ पे? टाटा का, क्योंकि टाटा यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी है, तो टाटा के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हेल्प से लेक्सा जो ब्रांड है उसको सेल किया जाएगा। तो दोनों ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को यहाँ पे यूज़ करके अपना काम किया और प्रॉफिट कमाया। दैट इज़ स्ट्रैटेजिक अलायंस। ये उन कंपनीज के लिए सुटेबल होता है जिनमें खुद में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो खुद से अपना काम कर पाए, इसलिए वो किसी और की हेल्प लेके ऐसा करती हैं। रिस्क को कम करना चाहती हैं वो कंपनीज, एंड वो रेडी हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर। एडवांटेजेस क्या होती हैं? पार्टनर के रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ की एक्सेस मिल जाती है। अब यहाँ पे लेक्सा को टाटा के द्वारा सोर्स किए हुए कॉफ़ी बीन्स यहाँ पे मिल गए, टाटा का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पे मिल गया, तो उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे मिल गई ना उसको। एंड टाटा जो है यहाँ की लोकल एंटिटी है, तो लोकल नॉलेज भी लेक्सा के साथ शेयर करेगी। शेयरिंग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क विद द पार्टनर, दोनों जो कंपनीज हैं लेक्सा एंड टाटा दोनों ही शेयर करेंगे फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिस्क को साथ में। अपॉर्चुनिटी टू एंटर न्यू मार्केट विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टनर्स, लोकल पार्टनर्स की हेल्प से
दूसरे मार्केट में एंटर करने की अपॉर्चुनिटी होती है इस मेथड में। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, पार्टनर की परफॉर्मेंस एंड उसके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब टाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे को ओपन सोर्स करके ला रहा है, कितना अच्छा उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कितना कंट्रोल जो है वो अलेक्सा को दे रहा है, तो उसके डिसीजंस के ऊपर जो अलेक्सा को डिपेंड करना पड़ेगा ना। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग हर कंपनी की अलग अलग होती है, हर कंपनी अलग तरीके से डिसीजन लेती है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस होते हैं। लेस कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस कंपेयर टू होली ओन्ड वेंचर्स। ऑपरेशंस के ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है उसके डिसीजंस को भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है साथ में लेके चलना पड़ता है। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जिससे कि कंपनी का कंट्रोल जो है अपने खुद के काम के ऊपर ही बहुत कम हो जाता है। नाउ जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक बिजनेस अरेंजमेंट होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके कोलैबोरेट करती हैं, एक नई बिजनेस एंटिटी एस्टेब्लिश करती हैं फॉरेन मार्केट में, जिसमें कि दोनों की ओनरशिप जो है होती है, शेयर्ड ओनरशिप होती है, कंट्रोल होता है एंड रिस्क होता है, ठीक है। दोनों अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगी, अपने एक्सपर्टीज़ को साथ में लेके आएंगी, अपनी मार्केट नॉलेज को साथ में लेके आएंगी। आप यही एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा कि दोनों मिलके लेक्सा एंड टाटा मिलके एक नई कंपनी एस्टेब्लिश कर लेंगी। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लेक्सा टाटा, ठीक है, उन्होंने नई कंपनी बना ली, अब दोनों मिलके काम करेंगे। वही सेम तरीका आप लगा सकते हो, काम दोनों मिलके करेंगे बट कंपनी नहीं बना ली उन्होंने इंडिया के अंदर, दैट इज़ जॉइंट वेंचर। यही डिफरेंस होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर में, कि दोनों म्यूचुअल बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, दोनों ही रिसोर्सेज को पूल करेंगे। बस स्ट्रेटेजिक अलायंस में नई एंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है, बट जॉइंट वेंचर में नई एंटिटी एस्टेब्लिश होती है, जिसमें दोनों कंपनीज या फिर जो दो से ज़्यादा कंपनीज हैं वो अपनी ओनरशिप को शेयर करती हैं। मतलब एक कंपनी है उसमें लगा लो 30% ओनरशिप लगा लो लेक्सा की है और 70% टाटा की है, ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी रेशियो हो सकता है यहाँ पे, एंड साथ में मिलके काम करेंगी। जॉइंट वेंचर जो है उन कंपनीज के लिए सुटेबल होता है जो कि नए मार्केट को एंटर करना चाहती हैं, किसी स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती हैं, रिस्क और रिवॉर्ड्स को शेयर करने के लिए रेडी है, मतलब रिस्क भी शेयर करना चाहती हैं और प्रॉफिट भी शेयर करने के लिए रेडी हैं। एडवांटेजेस क्या होती हैं, दोनों पार्टनर्स मिलके ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क को शेयर करेंगे, पार्टनर की लोकल मार्केट नॉलेज का फ़ायदा होगा, और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, बिकॉज लेक्सा के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, टाटा के भी प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की ऑफरिंग्स जो हैं वो मिलेंगी और नए नए प्रोडक्ट्स का भी यहाँ पे इनोवेशन होगा, डेवलपमेंट होगी, जिससे कि प्रोडक्ट ऑफरिंग्स यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएंगी एंड नए मार्केट्स में एंटर करने का फ़ायदा मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, अब दोनों पार्टनर्स की जो स्ट्रेटेजिक गोल है, जो उनके ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो अलग अलग होंगे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, डिफ़िकल्ट होगा दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करना एंड प्रॉफिट्स को शेयर करना पड़ेगा पार्टनर के साथ, जिससे कि रिटर्न्स कम हो जाएंगे कंपनी के। नाउ लास्ट वन, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या होता है, देखिए मर्जर में क्या होता है, जब यहाँ पे दो कंपनी जो है मर्ज हो जाती है, मतलब कोई फॉरेन कंपनी क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी जिस कंट्री में वो जा रही है उसमें कोई ऑलरेडी जो कंपनी है उसको अपने अंदर मर्ज कर लेती है। एक्विजिशन में क्या होता है, वो उसको एक टाइप से खरीद लेती है। मर्जर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कंपनी है, ठीक है, वो जा रही है दूसरे कंट्री में, उस दूसरे कंट्री में कंपनी है बी। मर्जर में तो क्या होगा, ए एंड बी कंपनी मिलके ए बी कंपनी बनाएंगी, और एक्विजिशन में क्या होगा, ए एंड बी कंपनी मिलके ए ही कंपनी बनाएंगी, बिकॉज ए कंपनी बी कंपनी को एक्वाइज करी, ए एंड बी मर्ज नहीं हो रही हैं। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। ये उन कंपनी के लिए सुटेबल होता है जो कि रैपिड ग्रोथ को अचीव करना चाहती हैं, मार्केट एक्सपेंड करना चाहती हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं थ्रू एक्विजिशन एंड मर्जर, एंड जिनमें अच्छी खासी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो एक कंपनी को खरीद सकें और इनसे जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको मैनेज कर सकें। एडवांटेजेस क्या होती हैं, इमीडिएट एक्सेस मिलती है मार्केट में, बिकॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका अपना कस्टमर बेस होता है, उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, तो इमीडिएट एक्सेस मिल जाती है। पोटेंशियल फॉर साइनर्जीज इन ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट प्रेजेंस, ठीक है, मार्केट प्रेजेंस होती है ऑलरेडी जो कंपनी एस्टेब्लिश है, ठीक है, उसके अपने ऑपरेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो यहाँ पे साइनर्जी का भी पोटेंशियल होता है। एक्विजिशन ऑफ एस्टेब्लिश ब्रांड्स एंड मार्केट शेयर, एस्टेब्लिश ब्रांड्स एंड मार्केट शेयर को अगर आप एक्वाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटीग्रेटिंग कल्चरल सिस्टम एंड प्रोसेसेस इज़ डिफिकल्ट। अब यहाँ पे ए कंपनी का कल्चर डिफरेंट है, बी कंपनी का कल्चर डिफरेंट है, तो उनको इंटीग्रेट करके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में डिले और हिंडर द प्रोसेस। रेगुलेटरी अप्रूवल्स मतलब कि लीगल अप्रूवल्स चाहिए होते हैं कि भाई आप किसी कंट्री की कोई कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड
लॉ के साथ भी आपको कंप्लायंस करना पड़ता है, तो ये इसमें डिफ़िकल्टी होती है, फाइनेंशियल बर्डन होता है एंड डेट इनकर्ड फ्रॉम एक्विजिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी के अच्छे एस्पेक्ट्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उसके कस्टमर बेस को ले रही है, तो उसकी जो बैड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या फिर काइंड ऑफ उसके जो डेट्स वगैरह है, तो वो भी उस कंपनी को साथ में लेने पड़ेंगे। बिकॉज अगर कोई कंपनी अच्छे से खासा काम कर रही है तो उसको थोड़ी ना मर्ज किया जा सकता है, उसको थोड़ा ना एक्वाइज किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी बैड फाइनेंशियल कंडीशन में है तभी उसको मर्ज किया जाएगा, तभी उसको एक्वाइज किया जाएगा, है ना। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज होती है कि कंपनी का जो डेट बर्डन है वो बियर करना पड़ता है एंटरिंग कंपनी को, जो कि उस मार्केट में एंटर कर रही है। So thank you all, thank you for watching the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel and tell me कि आप दूसरी वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो इंटरनेशनल बिजनेस के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो अगर कोई क्वेरी है तो वो भी शेयर कर देना।